नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अतिशय प्रसाद और आपके लिए ले आया एक और नया केस रिव्यू। और आज का टॉपिक है दोस्तों कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में ग्रेच्युटी की पेमेंट। दोस्तों कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में अगर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ने रिटायरमेंट तक सर्विस रेंडर की हो बट कॉन्ट्रैक्टर ने ग्रेच्युटी पे नहीं किया, तो क्या ऐसे सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से ग्रेच्युटी की पेमेंट ले सकता है? दोस्तों ऐसे ही इशू था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने आज के केस में। तो हम समझते हैं क्या कहना था हाईकोर्ट का बिना किसी देरी के। दोस्तों सिंपली स्टेटेड आज के केस के फैक्ट्स ऐसे हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज ने 20 साल से ऊपर सर्विस रेंडर की सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। अब ये 20 साल में उनके कॉन्ट्रैक्टर्स हर 2-2 3-3 साल पे बदलते रहे, बट एम्प्लॉइज वही रहे 20 साल तक कंटिन्यूअस। और 20 साल बाद उनकी रिटायरमेंट एज आ गई और वो रिटायर हो गए। बट रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने उनको ग्रेच्युटी नहीं पे की। अब ऐसे सिचुएशन में उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया बट उन्होंने क्लेम सिर्फ सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ फाइल किया। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को इम्प्लीड भी नहीं किया। और करते किस कॉन्ट्रैक्टर को इम्प्लीड, हर 2-2 3-3 साल में तो कॉन्ट्रैक्टर्स उनके बदल रहे थे। दोस्तों इस केस में कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को रिलीफ ग्रांट की और कहा कि वो सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से ग्रेट्युटी का क्लेम कर सकते हैं। बाद में सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ सेटल कर सकते हैं कि किसके ऊपर ग्रेच्युटी की पेमेंट ड्यू थी। दोस्तों कोर्ट के इस डिसीजन के पीछे 2 रीजंस थे इस केस में और उन्हें हमें समझना होगा कि हम इस केस को एज़ अ प्रेसिडेंट यूज़ कर पाएँ। दोस्तों पहला रीज़न तो ये था कि कोर्ट ने कहा कि इस केस में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट एक शैम अरेंजमेंट था। देखिए दोस्तों, जब भी आप कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के केस में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के अगेंस्ट कोई भी क्लेम करते हैं, तो आपको ये दलील हमेशा करनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट एक शैम अरेंजमेंट था। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा टाइम से चल रहा हो और कॉन्ट्रैक्टर्स बदलते जा रहे हो, बट वर्कर्स वही रह रहे हों, तो दोस्तों इस केस में शैम एग्रीमेंट का दलील सक्सेसफुल रहा और कोर्ट ने कहा कि इतने सालों से सीसीआई उनसे काम लेती रही है, बस कॉन्ट्रैक्टर्स को बदलते रही है। ये दिख रहा है कि वो इसलिए कर रही है कि वो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के रिटायरमेंट बेनिफिट से बचना चाह रही है। दोस्तों दूसरा रीज़न टेक्निकल था। ये केस सिर्फ इक्विटी के प्रिंसिपल पे सक्सेसफुल नहीं रहा है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के प्रावधान के ऊपर भी सक्सेसफुल रहा है। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का सेक्शन 21 सब क्लॉज 4 साफ कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट करने में असफल रहे, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के खिलाफ ग्रेच्युटी की पेमेंट का क्लेम इन्फोर्स कराया जा सकता है। और इसी प्रावधान के ऊपर डिपेंड करके कोर्ट ने कहा है कि इस केस में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय सीसीआई से डायरेक्ट क्लेम ले सकते हैं। तो दोस्तों प्रॉपर प्रोसेस ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर डिफ़ॉल्ट करे, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर के डिफ़ॉल्ट की जगह पेमेंट करेगा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ को और फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अपने क्लेम को कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट कोर्ट में एनफोर्स करा सकता है। दोस्तों इस केस से हमारा मेन की टेकअवे ये है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का सेक्शन 21 सब क्लॉज 4 बहुत क्लियर है। अगर कॉन्ट्रैक्टर डिफ़ॉल्ट करे, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के खिलाफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयी क्लेम रेज़ कर सकता है और वापस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उस क्लेम को कॉन्ट्रैक्टर के साथ सेटल कर सकता है अपने लेवल पे। और दोस्तों एक की टेक अवे ये भी है कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के केसेस में जब भी आपकी सर्विस बहुत लंबी हो और कॉन्ट्रैक्टर्स बदल रहे हो, तो हमेशा आपको शैम एग्रीमेंट की दलील रेज़ करनी ही चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ ये शॉर्ट लीगल अपडेट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर बेस्ड आपको पसंद आया हो और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।